हेलो एवरीवन, आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बढ़िया चल रही होगी। तो गाइज आज हम बात करेंगे 2025 स्ट्रेटजी के बारे में। ठीक है, काफ़ी रिक्वेस्ट आप लोगों ने करी एंड फाइनली द वीडियो इज़ हियर। इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, तो ध्यान से देखिएगा। लगभग हम 14 मंथ्स का प्लान हमने लेके चला है, इसमें अप्रैल भी इंक्लूडेड है एंड अप्रैल के भी आपके पास जो 20 डेज़ हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको कैसे यूटिलाइज़ करना है ये सब मैं आपको बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले सिर्फ एक दो चीज़ें मैं बोलना चाहूँगा। पहला तो ये है कि अभी जो हमारी वेबसाइट है हम उसको अपग्रेड कर रहे हैं एंड जितने भी एनसीईआरटीज़ हैं, लगभग 35 से 36 एनसीईआरटीज़ हैं, उन सब के नोट्स मैं अब अपनी वेबसाइट पे डालने वाला हूँ। जैसे आप लोगों की शिकायत थी कि भाई 11-12 के जो नोट्स हैं वो क्यों नहीं डालें वेबसाइट पे, अब वो आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे। और बहुत सारी नई चीज़ें हैं जो हम अपनी वेबसाइट पे अब डालने वाले हैं। इसी मंथ हम अपनी नई वेबसाइट को लॉन्च करेंगे, तो थोड़ा सा वेट करिएगा। एंड दूसरी बात यह कि आगे बढ़ने से पहले कमेंट करके जरूर बताना कि आपने अपनी प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करी है। वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि मैं बहुत सारी छोटी छोटी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारी प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे सीधे आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से एक और इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, आप में से बहुत सारे ये सवाल करते हैं कि अभी मैं प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा हूँ, क्या एक साल काफ़ी है, क्या 14 मंथ्स या 15 मंथ्स में मैं अभी मतलब जिस हिसाब से प्रिपरेशन करूँगा तो क्या मेरे चांसेस हैं एग्ज़ाम को निकालने के। यार देखो, चांसेस हैं तभी तो मैं वीडियो बना रहा हूँ। 14 मंथ्स अपने में एक अच्छा खासा टाइम होता है। अगर आप डेडिकेटेड वे में यहाँ से प्रिपरेशन करते हो, कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हो, वो डिसिप्लिन के साथ प्रिपरेशन करते हो, बहुत ज़्यादा चांसेस है आपके एग्ज़ाम निकालने के। और अभी तो अप्रैल का महीना चल रहा है, आप मानेंगे नहीं कि प्रीलिम्स के बाद बहुत सारे लोग एक्टिव हो जाते हैं। और इस बार तो प्रीलिम्स आपका जून में है 2024 वालों का, तो यानी कि जुलाई अगस्त में बहुत सारे लोग एक्टिव हो जाते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे लोग अपनी सितंबर अक्टूबर में प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप लोग तो अभी अप्रैल में हो यार। तो आई थिंक ये आपके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, तो चलिए सीधे स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे टाइम को, टू द पॉइंट में बातें करूंगा। ठीक है, एज ऑलवेज मैंने जो प्रिपरेशन है जो आपकी, उसको 4 फेजेस में डिवाइड किया है। बहुत सिंपल है। इससे पहले भी मैंने वीडियो निकाली थी, लेकिन वहाँ पे आपके पास टाइम ज़्यादा था, लेकिन अब थोड़ा सा टाइम कम है, तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पे टाइम को डिवाइड किया। ठीक है, 4 फेजेस रहेंगे हमारे। पहला है फेज़ 1, जिसमें कि आप लोग कोर सब्जेक्ट्स प्लस ऑप्शनल को टारगेट करोगे। फेज़ 2 में आप सेकेंडरी सब्जेक्ट्स को टारगेट करोगे, यानी कि सेकेंडरी सब्जेक्ट्स वो सब्जेक्ट्स होते हैं जो कोर सब्जेक्ट्स के इमीडिएटली बाद इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कोर में आपके पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी होता है, एंड उसके बाद होता है आपके एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक और आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, उनको भी करना है, वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। जितने कोर सब्जेक्ट्स हैं वो भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद आता है फेज़ 3, जहाँ पर कि हम जो मेंस के जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हैं उनको हम टारगेट करेंगे। वो इसलिए क्योंकि वो छोटे छोटे सब्जेक्ट्स होते हैं, प्रीलिम्स में उनसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। और ये जो कोर सब्जेक्ट्स हैं और जो सेकेंडरी सब्जेक्ट्स हैं, प्रीलिम्स और मेंस दोनों में क्वेश्चन आते हैं। तो अगेन मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो के साथ साथ एटलीस्ट आप एक बार एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को देख लीजिए। और आने वाले टाइम पे मैं इस बार सिलेबस एनालिसिस की, पीवाईक्यू एनालिसिस की वीडियो भी लाऊंगा, जिससे कि आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी अबाउट द एग्जाम। ठीक है, अच्छे से। एंड फेज़ 4 में आप लोगों को सिर्फ प्रीलिम्स में फोकस करना है। अब इसको जरा विस्तार में मैं थोड़ा सा बताता हूं। ठीक है, ठीक है, तो ये आ गया आपका सबसे इंपॉर्टेंट फेज। ठीक है, ये है फेज़ 1। अब जो कि यार देखो, आपके पास लगभग मैं समझता हूँ कि 13 से 14 मंथ्स हैं। इस महीने के कुछ दिन चले गए हैं, और ये मान के चल लीजिए कि जो एग्ज़ाम है आपका या तो लास्ट वीक ऑफ मई में होगा या फर्स्ट वीक ऑफ जून में होगा। ठीक है, तो मई का महीना भी आप ज़्यादा काउंट मत करिएगा, क्योंकि मई के महीने में आपने रिवीजन ही करना है। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो आपके पास मुश्किल से 12 महीने हैं अप्रॉक्स, जिसमें आपने अपना सिलेबस कवर करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अप्रैल से अगस्त तक लगभग 4 से 5 मंथ्स हैं। इससे पहले जो मैं हर वीडियो में कहता हूँ, थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न को देख लीजिए, थोड़ा सिलेबस को समझ लीजिए, और थोड़े पीवाईक्यूज को गो थ्रू कर लीजिए, सो दैट आपको एग्जाम की थोड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। बहुत सारी बुक अवेलेबल है, अमेजोन पे जाइए, आपको मिल जाएंगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले है पॉलिटी। ठीक है, ये कोर सब्जेक्ट्स हैं, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, 4 कोर सब्जेक्ट्स हैं। मैंने 35 डेज ईच पर सब्जेक्ट दे रखा है। ये 35 डेज फिक्स नहीं है। अगर आपको लगता है कि पॉलिटी मेरे को इजी लगता है तो आप 25 डेज दे सकते हो, और जो एक्स्ट्रा 10 डेज हैं वो आप किसी और सब्जेक्ट में एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने इस तरीके से दे रखा है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगस्त तक आपका ये टारगेट होना चाहिए, नो मैटर व्हाट। ये 4 सब्जेक्ट्स मेरे को अच्छे से कवर करने हैं, और साथ ही साथ मुझे ऑप्शनल भी स्टार्ट करना है। यहाँ पे सबसे बड़ी मिस्टेक बहुत सारे लोग करते हैं कि ऑप्शनल को वो सोचते हैं कि यार बाद में देखेंगे, सितंबर अक्टूबर में देखेंगे।
मत करना ऐसी गलती। और एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि अगले 5-6 महीने में कवर करना है, अगर आप किसी भी ऐसे इंसान को जानते हो जो इस बार अपना अटेम्प्ट देने वाले हैं 2024 में, आप उनसे जाके ये पूछ लो कि यार जरा तुम ये बताओ कि कोर सब्जेक्ट्स और ऑप्शनल ये आपके सारे कवर हो रखे हैं, इनमें कुछ पेंडिंग है। आई कैन गारंटी 90% ये बोलेंगे यार ऑप्शनल मेरा पूरा कवर नहीं है, या ऑप्शनल मेरा आधा कवर है, यार कोर सब्जेक्ट्स में ना मैंने ये हिस्ट्री छोड़ दिया, यार इकोनॉमिक्स सही से नहीं पढ़ रखा। तो आपके पास एक एडवांटेज है, पहले 5 महीने जिसने जोर दे दिया, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि 90% एस्पिरेंट्स से आप आगे चले जाएंगे अगर किसी ने इन 5 मंथ्स में मेहनत कर दी। क्योंकि देखो स्टार्टिंग का टाइम ना बहुत क्रुशियल होता है भाई। देखो नवंबर दिसंबर जैन फेब में हर कोई पढ़ता है, सबको पता है एग्जाम नज़दीक है, 5 महीने बाद एग्जाम है, हर कोई पुश करता है। ये जो स्टार्टिंग का महीना होता है अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, सब ढीले पड़े रहते हैं, यार ठीक है 1 साल है आराम से पढ़ लेंगे। और जो इंसान एग्जाम निकालता है ना, वो इन महीनों में करता है दिन रात की मेहनत। ये मैं आपको सीधी सीधी सी बात बोल रहा हूँ, ठीक है, किसी से भी जाके पूछ लीजिएगा। तो यहाँ पे आपने पुश करना है, और जिसने फेज़ 1 में ज़बरदस्त मेहनत कर ली, आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। अब इस फेज़ में आपने सिर्फ यही नहीं करना है, ठीक है, आपने ऑप्शनल को वीकेंड्स में स्टार्ट करना है। देखो बहुत सिंपल है। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, पॉलिटी 35 डेज या जो भी है, इसमें एनसीईआरटीज प्लस स्टैंडर्ड बुक दोनों ही है, ठीक है। अब ये मत सोचना कि 35 डेज में कैसे कवर होगा। दिन में कम से कम आपको एक सब्जेक्ट को 5 घंटे देना पड़ेगा, कम से कम 5 घंटे देना पड़ेगा, तब जाके अचीवेबल है ईजिली। और एनसीईआरटी की बात करते हैं, कम से कम 7-8 दिन में एनसीईआरटीज आपकी कवर हो जाएंगी। और उसके बाद अगर एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ ली है, अंडरस्टैंडिंग उसमें अच्छी हो गई है, तो आपको ज़्यादा दिक्कत होगी भी नहीं, फिर आप एडवांस आराम से पढ़ भी लोगे और समझ भी लोगे, ठीक है। बहुत सिंपल सा फंडा है। तो ये सब्जेक्ट बैक टू बैक करना है, जैसे आपने पहले पॉलिटी उठाई, ठीक है, एक सब्जेक्ट को पढ़ो अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। जब आप इकोनॉमिक्स में आओगे तो पॉलिटी का रिवीजन करो, जब हिस्ट्री पे आओगे तो पॉलिटी इकोनॉमिक्स को ऑल्टरनेटिव डेज में आप रिवीजन कर सकते हो। रिवीजन छूटना नहीं चाहिए, इस चीज़ को ध्यान में रखना। रिवीजन प्लस प्रैक्टिस, ये 2 चीज़ें आपकी चलनी चाहिए। ये कभी मत सोचना कि यार जब ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा ना तब मैं रिवीजन करूँगा, यार जब पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा ना तब मैं मॉक्स लगाऊंगा, ये गलती मत करना। और जो मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बोल रहा हूँ प्लीज़ उनको नोट करते जाइए, क्योंकि 90% लोग यही गलती करते हैं। मैं बोल बोल के थक गया, वो मानते ही नहीं है, फिर बोलते हैं मेरा 1 साल चला गया, इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा। मेहनत करनी पड़ेगी भाई, आप 5-6 लाख लोगों के साथ कम्पीट कर रहे हो। अगर आप 5-6 लाख लोगों को डिफीट करना चाहते हो, अगर आप उस टॉप 180 सीट्स रहती ना आईएएस की, और मोस्टली सबको आईएएस ही बनना है, तो अगर वहाँ तक आप पहुँचना चाहते हो तो भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना। देयर इज़ नो शॉर्टकट। ऑप्शनल वीकेंड्स में लेके चलो, सैटरडे संडे, दैट्स इट। ऑप्शनल को कवर करने में 4-5 महीने लगते हैं अगर आप डेली बेस पे पढ़ रहे हो। इन 5 महीने में 50-60% ऑप्शनल आपका हो जाना चाहिए, और हो भी जाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद रिवीजन साइड बाय साइड, जैसे मैंने यहाँ कहा कि एक सब्जेक्ट को पकड़ो, दूसरे को रिवाइज करो। यहाँ पे एक और चीज़ मैं बता देता हूँ। देखो बहुत कन्फ्यूज रहता है कि एनसीईआरटी सारी एक साथ पढ़ूँ या एक एक करके पढ़ूँ। बहुत सिंपल है, एक सब्जेक्ट उठाओ, उसके थोड़े पीवाईक्यूज देखो, जस्ट हैव अंडरस्टैंडिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, उसकी एनसीईआरटीज पढ़ लीजिए, 1 हफ्ते में हो जाएंगी अच्छे से कवर। और उसके बाद आप उसकी स्टैंडर्ड बुक या जो भी उसके रिसोर्सेज हैं उसको पढ़ो, और फिर जंप करो दूसरे सब्जेक्ट में। बुक लिस्ट से रिलेटेड आप में से बहुत सारे मैसेज करते हैं, मैंने ऑलरेडी एक बुक लिस्ट पे वीडियो बना रखा है। बुक लिस्ट सेम होती है, चेंज थोड़ी होती है बुक लिस्ट। 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले भी सेम बुक लिस्ट थी, आज भी बुक लिस्ट है, क्योंकि सिलेबस ही सेम है, सिलेबस थोड़ी चेंज हुआ है। तो मैंने ऑलरेडी बुक लिस्ट बना रखी है अपने दूसरे चैनल पर, आप उसको देख लीजिएगा। हालांकि कुछ टाइम के बाद मैं एक और वीडियो जरूर लाऊंगा, लेकिन बुक लिस्ट वाला ऑलरेडी डल रखा है, तो क्यों टेंशन ले रहे हो, है ना। तो ये है सिंपल सी बात। आई होप इसमें ज़्यादा कुछ कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। करंट अफेयर्स का और प्रैक्टिस का मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो करंट अफेयर्स का कुछ नहीं है, न्यूज़पेपर नोट्स हमारे डलते हैं, आप न्यूज़पेपर नोट्स पढ़ लीजिए, साथ में एक मंथली मैगजीन पकड़ो। सारी कोचिंग की लगभग सेम है, 19-20 का फर्क है। एक पे स्टिक करो, उसको अच्छे से पढ़ो, एंड डेली बेस पे 1 घंटा करंट अफेयर्स को दो। आपका करंट अफेयर्स भी मंथली बेसिस पे कवर होता जाएगा। बहुत ज़्यादा नहीं घुसना है करंट अफेयर में, करंट अफेयर्स की एक लिमिटेशन है, और एक मंथली मैगजीन और न्यूज़पेपर, दैट इज़ इट। उससे आपका अच्छा खासा करंट अफेयर कवर हो जाएगा, ठीक है। करंट अफेयर्स बहुत डीप है, अगर आप सोचोगे कि मुझे सब कुछ कवर करना है तो आप 4 मैगजीन भी पढ़ लो मंथली, उसके बाद भी 100% करंट अफेयर्स कवर नहीं कर पाओगे, तो थोड़ा सा टाइम बचाइए, ठीक है। अब जैसे ही आपका ये फेज़ कंप्लीट होता है तो इसके बाद आपने क्या करना है, देखिए अब इसके बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कि आपके पास 4 मंथ्स हैं। पहला फेज़ आपने कंप्लीट किया,
पहले ही बता रहा हूँ, पहला फेज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 99% लोग ना पहले फेज़ में गलती करते हैं। पहले फेज़ को ग्रांटेड लेते हैं। क्यों भाई, अप्रैल का महीना है, एग्ज़ाम है 14 महीने बाद, आराम से पढ़ते हैं, चिल आउट करते हैं। मत करना ऐसे भाई, अगर सच में सिलेक्शन चाहते हो तो करना पड़ेगा। इस प्लान को जितना आप फॉलो कर सकते हो प्लीज़ कोशिश करिए फॉलो करने की। उसके बाद आते हैं 4 मंथ्स में सेकेंडरी सब्जेक्ट्स एनवायरनमेंट, आर्ट एंड कल्चर और साइंस एंड टेक। ठीक है, एनवायरनमेंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और उसका भी अच्छा खासा वेटेज है जितने की कोर सब्जेक्ट्स का होता है, यानी इससे भी कम से कम 15 से 18 क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ जाते हैं। तो एनवायरनमेंट को भी ज़रा थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, इसलिए मैंने 1 महीना लिखा है। फिर उसके बाद आर्ट एंड कल्चर है, साइंस एंड टेक है, 20 डेज सफिशिएंट है अगर आपके पास कंसोलिडेटेड मटेरियल है इसका। ठीक है, और यहाँ पर अगेन पहली चीज़ ये है कि जो रिवीजन है, जैसे मैंने कहा रिवीजन छूटना नहीं चाहिए। फेज़ 1 में आपने कोर सब्जेक्ट्स पढ़े थे, फेज़ 2 में आप रिवाइज करोगे, फिर इसके बाद जो फेज़ 3 है वहाँ पर भी कोर सब्जेक्ट्स को रिवाइज करोगे। रिवीजन छूटना नहीं चाहिए। और इसलिए यार देखो, ये प्रिपरेशन इसीलिए चैलेंजिंग होती है कि आपके पास टाइम है लिमिटेड और करने को है बहुत सारा। यहाँ पर अगर टाइम वेस्ट करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपकी गाड़ी चलनी चाहिए, जिसकी गाड़ी रुक गई उसको इश्यूज होंगे। इस प्रिपरेशन की यही सबसे खास बात है कि 1 साल में अगर आप क्लियर करना चाहते हो तो गलतियां की कोई ज़्यादा गुंजाइश है नहीं। ठीक है, वरना अगर आराम आराम से पढ़ना है, 4-5 साल में एग्ज़ाम निकालना है, फिर तो यार देखो, फिर तो क्या ही कहना है ना। फिर तो कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है। कोई अगर सोचता है कि भाई मेरे पास इतने सारे अटैम्प्ट हैं, आराम आराम से पढ़ूंगा, बहुत दिक्कत हो जाएगी। सिर्फ ये मान के चलो कि अभी मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी है, अगले साल मुझे एग्ज़ाम निकालना है, ख़त्म। मुझे 5 साल तक यहाँ नहीं फंसे रहना है। ठीक है, और जो लोग 5 साल 6 साल से प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, स्टार्टिंग के 2-3 साल तो गाइडेंस नहीं होती है, उसके बाद एक ही चीज़ हम बार बार पढ़ रहे हैं, वो मोटिवेशन फिर चला जाता है ना। फिर उसके बाद कह सकते हैं कि नेगेटिविटी, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। तो उस स्टेज पे ना आप जाएं तो कोशिश यही है कि जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम निकालो। ठीक है, रिवीजन करना है और ऑप्शनल सब्जेक्ट यहाँ पर कंप्लीट करना है। फेज़ 1 में अगर आप वीकेंड्स में भी 5 महीने ऑप्शनल पढ़ रहे हो, कम से कम आपका 30-40% ऑप्शनल बड़े आराम से कवर हो जाएगा। और जो रिमेनिंग 40-50% है वो आप फेज़ 2 में कवर कर सकते हो। ऐसे भी कर सकते हो कि चलो फेज़ 1 में पेपर 1 कंप्लीट करते हैं, फेज़ 2 में पेपर 2 कंप्लीट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, ऑप्शनल के रिसोर्सेज के लिए ना कोचिंग के नोट सबसे बेस्ट होते हैं। तो जो भी आपका ऑप्शनल है तो एक बार उसकी देखिए कि बेस्ट कोचिंग कौन सी है, उनके नोट्स अरेंज कर दीजिए, काम आपका आसान हो जाएगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो बुक लिस्ट के पीछे भागते हैं कि मेरे को इस ऑप्शनल की बुक लिस्ट ढूंढनी है, 7-8 बुक्स इकट्ठा कर देते हैं। कहाँ से पढ़ पाओगे यार ऑप्शनल में। यही कोचिंग का ऑप्शनल में बहुत बड़ा रोल है। तो कोचिंग वाले क्या करते हैं, उन्होंने जो भी सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंगली उन्होंने रिसोर्सेज अपने बना दिए हैं, बस एस्पिरेंट का काम आसान हो गया है। तो जो मेहनत उन्होंने कर दी है, आप क्यों करना चाह रहे हो। आप पढ़ने में, रिवीजन में, टेस्ट सीरीज़ में, इसमें मेहनत करो ना। खुद अगर रिसर्च करने बैठोगे तो 1 साल में तो बहुत दिक्कत हो जाएगी फिर। तो ऑलरेडी जो आपको पक पका मिल रखा है उसको आपने खाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है हमारा फेज़ 3। ठीक है, अब देखिए फेज़ 1-2 में ये मान के चल लीजिए कि आपका 75% प्रिपरेशन हो चुकी है। सुनने में आसान लग रहा है लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि जो मैंने टाइम दिया है यार बहुत सोच समझ के दिया है। ऐसा नहीं कि हवा में एक शेड्यूल बना दिया, एक स्ट्रैटेजी दे दी है। स्ट्रैटेजी को मैं अच्छे से सोचता हूँ, तब जाके उसको इम्प्लीमेंट करता हूँ। मेरे खुद के स्टूडेंट्स हैं, वो जब ये चीज़ फॉलो कर सकते हैं। देखो मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, लगभग 100-200 एस्पिरेंट्स हैं मेरे पास जो मेरे बैच में हैं। अब 100-200 में मैं आपको एक रियल डेटा बताता हूँ। 100-200 में से 10-15 ही हैं जो रेगुलरली चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, जो कंसिस्टेंट है, जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। वो बड़े आराम से चीज़ें उनका अप टू डेट है, PYQs कर ली हैं, सिलेबस का एनालिसिस अच्छे से हो गया है, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ लिए हैं, रिवीजन 2-3 बार हो गए हैं, टेस्ट में जो वीकली अपलोड करता हूँ उन्होंने उनके नंबर दे दिए हैं। कई बार मेरे को यार ताजुब लगता है कि यार कैसे कर पाए इंसान इतना, क्योंकि आसान तो होता नहीं है। वहीं जो 90% है अभी तो रिवीजन भी नहीं हुआ, टेस्ट भी नहीं दे रहे हैं, तो वो डेडिकेशन की बात है। ठीक है, तो दैट इज़ अप टू यू कि अगर आप डेडिकेटेड हो एग्ज़ाम निकालने के लिए तो ये उतना टफ टास्क नहीं है। किसी से भी जाके पूछ लो कि भाई ये प्लान क्या इतना टफ है, टफ नहीं है भाई, टाइम देना पड़ेगा। अब बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा मेरा, मैं सिलेबस कवर नहीं कर पा रहा हूँ, मैं टारगेट्स पूरे नहीं कर पा रहा हूँ।
मैं उनसे सिर्फ इतना पूछता हूँ कि यार बताइए ज़रा कितना टाइम आप पढ़ाई के लिए दे रहे हैं? सर मैं 2-3 घंटे दे पा रहा हूँ। यार 2-3 घंटे, 4-5 घंटे तो सेकंड क्लास का बच्चा पढ़ता है। आप एक ऑफिसर जैसी पोजीशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, सबसे बेस्ट सर्विस ऑफ द कंट्री, और उसके लिए आप बोले मैं 2-3 घंटे दे रहा हूँ, उसके बाद आप फिर टेंशन भी ले रहे हो कि मैं टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है। अरे टाइम मैनेजमेंट के लिए टाइम तो होना चाहिए ना, कम से कम अगर अगले साल एग्ज़ाम निकालें तो 8 घंटे दो। अगर आप नहीं दे सकते हो 8 घंटे, 6 घंटे कोशिश करो निकालने की। ठीक है, अब ये मत बोलना कि मैं क्वालिटी घंटे पढ़ता हूँ 2-3। ठीक है, क्वालिटी अपनी जगह ठीक है, सिलेबस वास्ट है, टाइम भी वास्ट ही चाहिए। ठीक है, देखो आपके साथ फ्रैंकली बोल रहा हूँ यार, ठीक है, क्योंकि आप लोग बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं, इतने टाइम से आप लोग वीडियोस देखते हैं, तो जो रियलिटी है मैं रियलिटी बताना चाहता हूँ कि भाई बड़ा एग्जाम है, निकालना है। आपको भी पता है आईएएस छोटी चीज़ नहीं होती है। 5 लाख, लगभग 10 लाख लोग ऑब्वियसली फॉर्म भरते हैं, उनमें से 5-6 लाख एग्ज़ाम देने जाते हैं। और आपको भी पता है 90% को आईएएस बनना है। चलो आईएएस नहीं, आपको कोई भी सर्विसेज चाहिए, तो 5 लाख लोगों में से 800-900 ही आपकी वैकेंसीज़ है, यानी कि 5 लाख में से सिर्फ 800-900 लोग निकाल रहे हैं। तो समझ लीजिए ना कंपटीशन कितना तगड़ा है। अगर आपको उन 5 लाख लोगों को डिफीट करना है तो भाई आपको कुछ हट के करना पड़ेगा ना। और आप वाकई सोचते हो कि जो इंसान अच्छी रैंक लाया होगा वो 2-3 घंटे पढ़ा होगा, 4-5 घंटे पढ़ा होगा, तो अपने आप को इस चीज़ से बाहर निकालना है। थोड़ा सा जागने की ज़रूरत है। एग्ज़ाम निकालना है तो दिन रात एक करनी पड़ेगी, सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे, कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। वैसे इतना समझ लीजिए, ठीक है। जैन टू मार्च, जैन फेब मार्च में देखो, ये जो आपके रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हैं, आपको लग सकता है कि यार ये सब्जेक्ट्स अभी क्यों करने हैं जैन फेब मार्च में, कुछ भी टफ नहीं है। एथिक्स को छोड़ के, एथिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इजी भी है लेकिन लेंदी भी है। ठीक है, जनवरी में आपने एथिक्स को कंप्लीट कर दिया, लेकिन अगर आपने अपने कोर सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ा होगा ना, तो सोसाइटी, सोशल जस्टिस, गवर्नेंस, आईआर, बहुत छोटे सब्जेक्ट्स हैं, 5-5, 6-6 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। इतने छोटे सब्जेक्ट हैं, इतना छोटा सिलेबस है इनका। ठीक है, तो ये घबराना मत कि यार ये इतने सारे सब्जेक्ट, कुछ नहीं है। एक कोर्स सब्जेक्ट को कवर करने में 30 से 40 दिन लग जाते हैं। ये छोटे छोटे सब्जेक्ट्स हैं, इनको 5-6 दिन लगते हैं, अगर आपके पास कंटेंट कंसोलिडेटेड है तो। अब ढूंढने बैठोगे तो टाइम तो लग जाएगा, है ना। और यहाँ पर अगेन जैसे मैंने कहा था, अगर आपको लगता है कि मैं कोई कोर्स सब्जेक्ट अच्छे से नहीं पढ़ पाया, उसके कोई टॉपिक्स बच गए हैं, तो आप उसको अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, ये है सिंपल सी बात, बहुत सिंपल प्लान है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है प्रोसेस को। ठीक है, जितना सिंपल रख सकते हो उतना रखना है। लिमिटेड बुक लिस्ट रखो, बार बार प्रैक्टिस करो, बार बार रिवाइज करो, शॉर्ट नोट्स बनाइए, फिर उसके बाद PYQ से प्रैक्टिस करिए, जहाँ पे आपको लगता है मेरा वीक पोर्शन है उस पर और टाइम दीजिए। यही सिंपल सा एक साइकिल है जो आपको फॉलो करनी है। ठीक है, उसके बाद आते हैं फेज़ 4 में। तो मैंने यहाँ पे 2 महीने दे रखे हैं, अप्रैल और मई का। ठीक है, अगर आपका मान लीजिए सिलेबस थोड़ा जल्दी कवर हो जाता है, फेब एंड में हो जाता है, तो आप मार्च अप्रैल में भी रख सकते हो। ये जो आखिरी के 2 महीने होते हैं ना, यहाँ पे 2 ही चीज़ें करनी होती हैं, रिवीजन और प्रैक्टिस। ठीक है, जो भी आपने पढ़ा है, जैसे मान लेते हैं ये आपके पास 60 डेज़ हैं। ठीक है, इन 60 डेज़ में से जो आपके को जितने टोटल 6 सब्जेक्ट्स आते हैं प्रीलिम्स में, तो वही है 5 × 6, 30 डेज़ आपके ऐसे ही हो गए। ठीक है, उसके बाद फिर आप 3-3 दिन का एक और रिवीजन मार सकते हो। ठीक है, वो हो गया 18, और उसके बाद 1-2 दिन का गैप के बाद 1 डे पर सब्जेक्ट 6। तो लगभग ये एक लास्ट की स्ट्रैटेजी होती है, जो हालांकि वीडियो भी मैंने इस पर बना रखा है। तो आखिरी में 2-3 तरीके से इस तरह रिवाइज करना होता है। ठीक है, तो ये हो गया अप्रैल और मई। अभी मैं मॉक के बारे में थोड़ा बताता हूँ कि कितने लगाने चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिस लास्ट में थोड़ा PYQs पे थोड़ा जोर देना होता है, दैट्स इट। तो इसकी तो चलो हम बाद में बात करेंगे। और हालांकि आगे भी जैसे अभी 12 मंथ्स होंगे, 10 मंथ्स होंगे, 8 मंथ्स, 6 मंथ्स, उस पर भी मैं स्ट्रैटेजी लाता रहूँगा। लेकिन अगेन एक स्ट्रैटेजी देखो, फॉलो करो, आगे की जो स्ट्रैटेजीज़ हैं, वीडियोज़ हैं, उनसे सिर्फ एक हेल्प ले सकते हो। अब ऐसे मत करना कि यार बार बार आप स्ट्रैटेजी वीडियो देख रहे हो, बार बार स्ट्रैटेजी बदल रहे हो। इतना तो देखो विल पावर होना चाहिए, इतना डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि आज जो मैंने डिसीजन ले लिया, आज मैंने जो संकल्प ले लिया, उसको फॉलो करना है, दैट्स इट। ठीक है, अब लास्ट में ज़रा कुछ क्वेश्चंस आप सबके जो आते हैं। सबसे पहले करंट अफेयर्स का बताता हूँ। देखो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं। अगर न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो तो भैया बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ सकते हो तो जो न्यूज़पेपर के नोट्स में डालता हूँ एटलीस्ट उन्हें तो पढ़ लीजिए। ठीक है, और साथ में एक मंथली मैगजीन, दैट्स इट। कोई भी मंथली पढ़ो यार, कोई भी एक, दैट्स इट, उसी पे स्टिक करना है। ठीक है, ऐसे का मेरा ये मानना है,
एस्से और आंसर राइटिंग से रिलेटेड। जब आपका फेज़ 1 कंप्लीट हो जाएगा ना, फेज़ 1 के बाद आप वीकली बेसिस पे, ठीक है, वीकली बेसिस पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। या तो वीकली बेस पे आप 10 क्वेश्चंस लगाओ, ठीक है, या डेली बेसिस पे 2-3 क्वेश्चन लगा सकते हो। सेम फॉर एस्से, वीकली बेस पे 2 एस्से की आप प्रैक्टिस कर सकते हो। पर करनी कैसे प्रैक्टिस? बहुत आसान है। आप PYQ बुक बाय करिए जिसमें कि सॉल्व एक्सप्लेनेशन है क्वेश्चंस की, एंड कोई भी 2 एस्सेस को पिक करो, उन पे ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, उनका इंट्रोडक्शन, बॉडी कंक्लूजन, थोड़ा सा एस्से को लिखने की कोशिश करो। फिर उसके बाद जो एक्सप्लेन्ड जो आंसर है, जो सॉल्यूशन दे रखा है वहाँ पे, उससे अपने आंसर को मैच करो और एनालाइज करो कि इसने किस तरीके से लिखा है, मैंने कैसे लिखा है, मैं और कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। एनालिसिस से, अपनी गलतियों को देखने से ही इंसान सीखता है। बस ये आपने रेगुलर करना है, ठीक है। ये बार करके देखना, ट्रस्ट मी, इट विल हेल्प यू, ठीक है। देखो यार, जो ह्यूमन ब्रेन है ना, उसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है। बहुत सारे एस्पिरेंट अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं कि यार मैं नहीं कर पाऊंगा, यार वो लिखा है इतना अच्छा आंसर, मैं नहीं लिख सकता, या ये ऐसे भाई मेरे बस के नहीं है। अरे भैया, सब है आपके बस के। जो IAS टॉपर है, जो रैंक 1 है, उनके पास सारा नॉलेज पहले से थोड़ी था भाई। उन्होंने भी तो ज़ीरो से स्टार्ट किया है। हर एक इंसान ने ज़ीरो से स्टार्ट किया है। बस फ़र्क इतना है कि उनके अंदर डेडिकेशन थोड़ा ज़्यादा है, फोकस थोड़ा ज़्यादा है, डिसिप्लिन थोड़ा ज़्यादा है, और वो जो गोल है उसको पाने की जो चाहत है वो थोड़ी ज़्यादा है। बस इतना फ़र्क है। जिस दिन आपके पास ये सब हो जाएगा तो आप लोग भी रैंक 1 लाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। मतलब बड़ी बात है, लेकिन जो मेहनती है उसके लिए बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलिए, प्रैक्टिस बहुत सिंपल है। प्रैक्टिस आपने वीक 1 से करना है। देखो बहुत सिंपल है। जैसे मेरा सिंपल इतना कहना है कि एक टारगेट रखो 100 MCQ पर वीक। इतना टारगेट रखो कि हफ्ते में जो भी मैं पढ़ रहा हूँ, जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ, उसके मेरे को कम से कम 100 MCQs प्रैक्टिस करने हैं। कोचिंग के टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं, PYQs अवेलेबल हैं, एंड मार्केट में आप NCERT पढ़ रहे हो तो NCERT MCQs टाइप कर लो गूगल में, आपको दुनिया भर के MCQs मिल जाएंगे। सब कुछ तो अवेलेबल है यार, थोड़ा सर्च करना पड़ेगा, दैट्स इट। एंड CSET की बात आती है। देखो CSET बहुत ही एक डाइवर्स टॉपिक है। अगर आपको लगता है कि मेरा CSET बहुत वीक है, मैं फिर भी आपको रिकमेंड करूंगा कि वीकली बेसिस पे स्टार्ट कर सकते हो। फेज़ 1 में मत करना स्टार्ट, अगेन फेज़ 2 ऑनवर्ड्स, ठीक है। CSET पे भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, कैसे कवर करना है, कितना क्वालिफाइंग मार्क्स होता है, बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए, वो मैंने बना रखा है, देख सकते हो आप मेरे वीडियोज़ में। फेज़ 2 ऑनवर्ड्स आप CSET की प्रैक्टिस करना, और मैं फिर भी रिकमेंड करूँगा वीकली बेसिस पे, ठीक है। और CSET इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस, ठीक है। मैथ सब्जेक्ट है, तो दैट्स इट। तो आई होप काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं इस वीडियो में, एंड आप लोगों को मज़ा आया होगा। और अगर आपने वीडियो एंड तक देखा है तो हार्ट ज़रूर दीजिएगा, जैसे मैं हर वीडियो में बोलता हूँ। इससे पता चल जाता है कि कितने लोग एंड तक वीडियो देखते हैं, क्योंकि देखो स्ट्रैटेजी है, बहुत सारे लोग जस्ट स्किप करके देखते हैं। आई डोंट थिंक सो उनको ज़्यादा कुछ मदद मिलेगी, ठीक है। लेकिन जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, ये एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, बहुत सारे एस्पिरेंट के साथ इंटरेक्शन करने के बाद मैं बोल रहा हूँ कि यार ठीक है, एक एस्पिरेंट है स्टार्टिंग में सीरियस था, बाद में नॉन सीरियस हो गया। एक एस्पिरेंट 3-4 घंटे दे रहा है, उसको क्या इश्यूज़ फेस हो रहे हैं। एक ने गलत ऑप्शनल लिया है, उसको क्या दिक्कत हुई है। आंसर राइटिंग नहीं हो पा रही है, क्यों नहीं हो पा रही है। PYQs नहीं किया है, एग्जाम की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो जो चीज़ें मैंने बोली हैं, अगर आप इनको इम्प्लीमेंट करोगे तो इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। और लास्ट में सिर्फ इतना ज़रूर बोलूँगा कि PYQs को रेगुलरली गो थ्रू करते रहिएगा, ठीक है ना। क्योंकि भैया ये एक आपका कह सकते हो गाइडिंग बात है, जो आपको जब भी आप डिमोटिवेट हो रहे हैं या कुछ क्लैरिटी नहीं है, कोई दिक्कत कन्फ्यूजन है, बहुत आपको मदद करेगा। सोच के देखो कि आप एनवायरनमेंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। अब मान लीजिए कि आपने PYQs कभी देखे ही नहीं है, तो आप समझ भी नहीं पाओगे कि यार UPSC कैसे क्वेश्चन पूछता है एनवायरनमेंट से, हवा भी नहीं लगेगी। लेकिन अगर आपने एक बार PYQs देख लिए पिछले 5 से 10 साल के, अब आपको पता है कि अच्छा यार एनवायरनमेंट से ना, ये थोड़ा जो इंटरनेशनल समिट्स होती हैं, कन्वेंशन होते हैं, या कोई मीटिंग हो रही है, या जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं क्लाइमेट से रिलेटेड, या कोई जो नए ट्रेंडिंग इश्यूज़ हैं, या हमारी जो गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स हैं, या स्पीसीज़ हो गए हैं, अच्छा यहाँ से क्वेश्चन UPSC पूछता है, तो आपको आइडिया लगेगा। और ये थोड़ा बहुत एफर्ट खुद से करना होता है, दैट्स इट। हालांकि जब हमारी वेबसाइट आएगी तो उसमें भी मैं काफ़ी चीज़ें डालूंगा, जिससे कि आप लोगों की प्रिपरेशन थोड़ी आसान हो जाए। तो आई होप काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, और बाकी कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करिएगा, एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट
टू रिप्लाई ईच एंड एवरी वन, और हार्ट ज़रूर दीजिएगा इन दी एंड। एंड अगर आपने वीडियो अभी तक भी देखा है एंड तक तो हार्ट दीजिएगा। थैंक यू सो मच, एंड मिलते हैं और बढ़िया वीडियोज़ के साथ। थैंक यू सो मच एंड सी यू। और लास्ट में ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।